हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। इसमें हम देख रहे थे झारखंड पीजीटी के पीवाईक्यू, जिसके हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 में हमने 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। इसमें आज हम शुरू करेंगे 76 से, क्योंकि जो हमारा पेपर होने वाला है झारखंड पीजीटी का वो 18 अगस्त से होने वाला है, जिसके बेस के लिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। इनसे हमें काफ़ी लाभ होगा आप लोगों को। इन्हें आप ज़रूर देखें, पूरा वीडियो एंड तक देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, इसलिए आपको बोर ना हो, छोटा ही वीडियो रहता है, इसलिए आप इसको कंप्लीट देखें। अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर जीएस बाय दिवाकर सर नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से आपको कोर्स एंड बैचेज मिल जाएंगे। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करें इससे पहले आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल आपने 75 कर लिए थे, इसके आगे आप देखते हैं। स्टैलेग्माइट क्या है? स्टैलेग्माइट क्या है? एक आपकी आकृति है, निक्षेपणी है, ये निक्षेपात्मक आकृति है। इसमें क्या होता है, स्टैलेग्माइट एक निक्षेपणी भूरूप है। ये कंदराओं में मिलती है, यानी जो गुफाएं होती हैं उनके ऊपर फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये खंबे टाइप में होती है। वास्तव में स्टैलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाला चूना मिश्रित जल होती है। यानी कि कौन सी इनसे आकृतियों से बनता है? ये तो कास्ट स्थलाकृतियों से बनता है। ये चूना मिश्रित जो जल होते हैं उनसे बनते हैं, या फिर स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। क्या बनते हैं? एक इस तरह से बन जाते हैं ये, इसी को बोला जाता है स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट एक स्तंभ की चपटी तस्तरी नुमा आकार में या फिर समतल अथवा क्रेटर नुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टैलेग्माइट स्टैलेक्टाइट के मिलने से क्या होता है, कंदरा स्तंभ बन जाते हैं। जब स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट ऐसे करके मिल जाते हैं तो ये जब बिल्कुल से मिल जाते हैं तो इनको बोला जाता है कंदरा स्तंभ, क्योंकि ये बनते हैं कंदराओं में, गुफाओं में बनते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं क्या, कंदरा स्तंभ बोल देते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो कास्ट निक्षेपात्मक स्थलाकृति हैं उनको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। स्पीलियोथोम, ट्रेवर्टाइन, टूफा, काल्फ टूफा, ड्रिपस्टोन, ड्रेप, कर्टेन, हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट, ग्लोबुलाइट, कंदरा स्तंभ एवं फ्लोस्टोन। ये कैसी हैं आपकी? ये आपकी कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं जो कि निक्षेपात्मक हैं। किससे? निक्षेप से बनी हुई हैं। चलिए और देखते हैं। जीपीएस रिसीवर की सटीक स्थिति के लिए आवश्यक उपग्रहों की संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या उपग्रहों की है वो है आपकी 4। जीपीएस एवं रिसीवर सटीक स्थिति के लिए आवश्यक उपग्रहों की संख्या 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे औपचारिक रूप से बोला जाता है नेवस्टार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के रूप में माना जाता है। इसको 1973 में एक संयुक्त नागरिक सैन्य तकनीकी कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। किस में शुरू किया गया था? इसको सैन्य तकनीकी कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया था। वर्तमान में अंतरिक्ष में कितने? 24 उपग्रह उपलब्ध हैं। कितने हैं टोटल? 24 हैं, जो एक पूर्ण प्रणाली के 3 प्रमुख भागों जैसे हैं। 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं इनके? आंतरिक प्रभाग हो गया, नियंत्रण प्रभाग हो गया एवं उपयोगकर्ता प्रभाग के रूप में ये विभाजित इनको किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण ईएमआर का नियर इंफ्रारेड बैंड किसके बीच में होता है? तो ये होता है आपका 7.7 से 1.3 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण ईएमआर का नियर इंफ्रारेड 0.7 से 1.3 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण निर्बाध में प्रकाश की चाल से चलती है। किससे चलती है ये प्रकाश की चाल से चलती है। इसमें क्या होता है? इसमें अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है एवं व्यक्तीकरण आदि के गुण इन सब में पाए जाते हैं। तरंगदैर्घ्य के परिसर के लिए आधार पर इन तरंगों का एक क्रम में रखा जाता है। किन में रखा जाता है? इनको एक क्रम में रखा गया है, जो कि क्रम आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनको विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। तरंग दैर्घ्यों के सुविधाजनक मानों के आधार पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को 7 बड़े भागों, 7 कौन कौन से बड़े भाग हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रदेश यानी कि जो दृश्य वाली किरणें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, अवरक्त प्रदेश, लघु प्रदेश तथा रेडियो तरंग, ये इनको बांटा गया है 7 बड़े भागों में। तो ये आप याद रखेंगे, लाइन से याद रखेंगे, क्योंकि इनका सीक्वेंस पूछा जाता है।
चलिए और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा कारक जिम्मेदार है आपका प्राकृतिक विकास एवं स्थानांतरण, दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन हेतु जो जिम्मेदार कारक हैं, प्राकृतिक विकास हो गया, स्थानांतरण, दोनों हैं। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? अधिकतर जो एक क्षेत्र में विशेष में किसी समय से रह रहे लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है। एक जगह होती है, वहाँ पर लोग निवास कर रहे होते हैं, अचानक से उनमें परिवर्तन हो जाता है, या तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है या फिर वहाँ से जनसंख्या कम हो जाती है। ये क्या होता है? ये परिवर्तन नकारात्मक हो सकता है या सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अगर वहाँ पर जनसंख्या जो जन्म से बढ़ी है, जन्म या फिर मृत्यु से घटी बढ़ी है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहलाता है, यानी कि जहाँ से लोग चले गए उसको तो बोला जाता है उद्गम स्थान। और जिस स्थान में लोग आगमन करते हैं, यानी फिर जहाँ पर वो लोग आते हैं अपनी सुविधाओं को देखकर, उस क्षेत्र को बोलते हैं आगमन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, गंतव्य स्थान कहते हैं। इस प्रकार स्थानांतरण द्वारा जनसंख्या का परिवर्तन देखा जाता है। जनसंख्या का परिवर्तन इसलिए देखा जाता है, ठीक है। कई कारण हो सकते हैं इनके, वहाँ पे उनको अच्छे से वातावरण ना मिल रहा हो या फिर उनको रोजगार की सुविधा ना मिल रही हो, इसके कई कारण हो सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लिंग अनुपात क्या है? तो जो लिंग अनुपात होता क्या है, जो महिला है प्रति 1000 व्यक्तियों के ऊपर कितनी महिलाएं, इसको लिंगानुपात बोला जाता है। तो झारखंड का लिंगानुपात 2011 में रहा था, वो रहा था आपका 948 झारखंड का रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं पाई गई थी। कितनी? 948 पाई गई थी। झारखंड के सर्वाधिक राज्य जो 5 लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? राज्य देख लें आप, जिले झारखंड के, वो हो गए आपके सिंहभूम में 1005 है, सिमडेगा में 997 है, खूंटी में भी 997 है, गुमला में 993 है, पाकुड़ में 979 है। जो न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिले हैं झारखंड के, वो कौन कौन से हैं? धनबाद में 909 है, रामगढ़ में 921 है, बोकारो में 922 है, देवघर में 925 है तथा पलामू में 928 है। ये जनगणना की रिपोर्ट जो इसमें है दी गई है आपको, वो वैल्यू आप एक पेज में नोट्स बना के लिख लें, क्योंकि ये पूछी जाएगी आपसे, जिलेवार भी पूछी जा सकती है या फिर राज्यवार भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। रिवर बेसिन का ड्रेनेज घनत्व क्या होता है? ड्रेनेज घनत्व किसको बोला जाता है? तो ड्रेनेज घनत्व बोला जाता है बेसिन की प्रति इकाई क्षेत्र में, यानी कि एक इकाई क्षेत्र में जो एक प्रति इकाई क्षेत्र की धाराओं की औसत लंबाई क्या होती है, उसको ड्रेनेज घनत्व बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रिवर बेसिन में ड्रेनेज घनत्व की प्रति इकाई क्षेत्र की धाराओं की औसत लंबाई होती है। जल निकासी घनत्व जल निकासी बेसिन की जलवायु और भौतिक विशेषताओं दोनों पर निर्भर करता है। किस पर? जो जल निकासी घनत्व होता है वो जल निकासी बेसिन की जलवायु और भौतिक विशेषताओं दोनों पर निर्भर करता है। सर्वप्रथम इसको रॉबर्ट ई हर्टन द्वारा वर्णित जल निकासी घनत्व को एक जल निकासी बेसिन में चैनल की कुल लंबाई के रूप में इसको परिभाषित किया गया था। किसने किया था? रॉबर्ट ई हर्टन ने। जो कुल क्षेत्रफल में विभाजित हैं। जल संवर्ग क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाद द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय अपवाद द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है आपका 3 भागों में। इनके 3 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कितने वर्ग किलोमीटर से कितने तक रखा गया है? पहला रखा गया है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का अपवाद क्षेत्र रखा गया है, जिसमें कि आपकी गंगा नदी देखने को मिल जाएगी। 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का रखा गया है, जिसमें कि आपको कालिंदी नदी देखने को मिल जाएगी, पेरियार नदी देखने को मिल जाएगी। ये इसका अपवाद क्षेत्र है। 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अपवाद क्षेत्र रखा गया है, जिसमें कि छोटी छोटी नदियाँ आ जाती हैं, ये उनका क्षेत्र रखा गया है। 3 में भागों में बांटा गया है। चलिए और देखते हैं। यूरोपीय स्मार्ट सिटी मॉडल के 6 प्रमुख मापदंडों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 6 प्रमुख मापदंडों में से बुनियादी ढांचा आपका यूरोपीय स्मार्ट सिटी में नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं 6 में वो देख लेते हैं।
यूरोपीय स्मार्ट सिटी मॉडल 6 प्रमुख मापदंडों में बुनियादी ढांचा को शामिल नहीं किया जाता, जबकि स्मार्ट सरकार कौन कौन से हैं वो देख लो आप। स्मार्ट सरकार हो जाएंगे स्मार्ट अर्थव्यवस्था, स्मार्ट पर्यावरण, स्मार्ट लिविंग एवं स्मार्ट मोबिलिटी तथा स्मार्ट लोग आदि, इन सभी को शामिल किया गया है। यह प्रमुख 6 संकेतक प्रोफेसर डॉक्टर रुडोल्फ गिफिंगर, नाम याद रखिएगा इनका, किन्होंने दिया था, डॉक्टर रुडोल्फ गिफिंगर ने, और यूरोपीय स्मार्ट शहरों के अनुसंधान समूह द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय विज्ञान को केंद्र में रखा था। किसको रखा था? वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय विज्ञान को इन्होंने केंद्र में रखा था, तथा बाद में व्यापक रूप से अपनाए गए स्मार्ट सिटी व्हील के कारण ये क्या हो गए? लोकप्रिय हो गए, इनको माना जाने लगा। सी पावर थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो जो सी पावर थ्योरी थी आपकी, वो दी थी आपके एटी महान या फिर अल्फ्रेड थेयर महान ने दी थी। सामुद्रिक शक्ति अवधारणा किसने दी थी? ये अल्फ्रेड थेयर महान, या फिर इनको एटी महान भी लिखा आता है, तो आप नाम में कन्फ्यूजन ना हो। इनका ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी नौशक्ति, ध्यान रखिएगा किस पर? अमेरिकी नौशक्ति के विकास संबंधी नीतियों पर एटी महान के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। उनके विचारों ने यूएसए के विश्व को प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभरने में काफ़ी योगदान किया। किसको किया था? यूएसए को। यद्यपि उनके विचारों ने यूरोप के प्रमुख नौसैनिक शक्तियाँ जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली आदि को नीतियों को भी इन्होंने प्रभावित किया था। स्प्राउट के अनुसार सभी देशों की नौसैनिक विचारधारा पर महान का सीधा प्रभाव था। किनका? महान का। जो एटी महान थे उनका सीधा प्रभाव था, क्योंकि महान की मान्यता थी कि सामुद्रिक शक्ति ही विश्व प्रभुत्व का आधार है। यानी कि किसी देश के पास में अगर सामुद्रिक शक्ति है तो उससे क्या? विश्व प्रभुत्व का आधार रहेगा, यानी कि विश्व में उसी से ज़्यादा लाभ होगा, वही देश ज़्यादा लाभ उत्पन्न करेगा। नौसैनिक चिंतन संबंधी महान के विचार की उनकी पुस्तकों एवं लेखों में व्यक्त हैं। जैसे उनकी पुस्तक कौन कौन सी थी वो देख लो। इतिहास पर समुद्र शक्ति का प्रभाव इन्होंने लिखी थी 1890 में। फ्रांसीसी क्रांति में यूरोप पर समुद्री शक्ति का प्रभाव ये लिखा था उन्होंने 1892 में। समुद्री शक्ति में अमेरिका का स्वार्थ लिखा था, ये इन्होंने लिखा था 1900 में। और एशिया की समस्या लिखी थी 1910 में। ये इनकी कुछ बुक्स थी एटी महान की। ब्लू क्रांति शब्दावली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी मछली उत्पादन एवं अभूतपूर्व वृद्धि से। मछली उत्पादन के लिए जानी जाती है ब्लू क्रांति। चलिए इसके और देख लेते हैं कौन कौन सी क्रांति जानी जाती है किस कौन से कलर से। तो वो देखिए आप, ब्लू क्रांति शब्दावली मछली उत्पादन में है, अभूतपूर्व वृद्धि से संबंधित है। और देख लेते हैं इसमें हरित क्रांति किसके लिए? कृषि उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति जानी जाती है आपके दुग्ध उत्पादन के लिए। गुलाबी क्रांति जानती है झींगा मछली के लिए। पीली क्रांति जानी जाती है तिलहन उत्पादन के लिए। लाल क्रांति जानी जाती है मांस या टमाटर उत्पादन के लिए। गोल क्रांति जानी जाती है आपके आलू उत्पादन के लिए। रजत क्रांति जानी जाती है अंडा उत्पादन के लिए। और भी देख लेते हैं कौन कौन सी दी हैं। कृष्ण क्रांति जानी जाती है आपकी खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु। तो ये क्रांति आप देख लें, लिख लें अपने नोट्स में, चलते टाइम में एक दो बार रिवाइज कर लें। अभी भी आप रिवाइज करते ही जाएं। डेटा आप जो जनगणना दी है वो आप जरूर करें तैयार, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके 1 से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2017 में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा देश उत्पादक देश रहा था? तो वो रहा था आपका चीन, सबसे बड़ा उत्पादक रहा था चीन, जो 2017 में दुनिया का चावल सबसे उत्पादन बड़ा देश रहा था। अब वर्तमान समय में भी चीन चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि अभी भी जो चीन है वो पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर, दूसरे पर भारत हो जाएगा आपका और तीसरे पर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, देखिए आप इसमें भी देख चुके होंगे जनगणना के लिए कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, तो जनगणना जरूर करके जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सांवेदिक वैधानिक कस्बों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 40। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सांवेदिक वैधानिक कस्बों या फिर शहरों की संख्या 40 है। झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक शहर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। बोकारो हो गया, देवघर हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, गोड्डा हो गया, हजारीबाग, जमतारा, कुंती, कोडरमा, लातेहार, पलामू, रामगढ़, रांची, पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी सिंहभूम। ये आपके कुछ कस्बे हैं वैधानिक या फिर शहर हैं, काफ़ी फेमस हैं जिनके नाम दिए गए हैं।
लोहे शब्द का किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो लोहे शब्द का प्रयोग किया जाता है आपके वायु द्वारा जो निक्षेपित महीन सामग्री होती है, इनसे कोई आकृति बन जाती है, उसको बोलते हैं लोहे से एक मैदान टाइप में बन जाता है। जो छोटी छोटी सी बालू या धूल के कण होते हैं उनके द्वारा ये हवा के द्वारा उड़ा के लाई जाती है। लोहे शब्द वायु द्वारा निक्षेपित महीन सामग्री के संदर्भ का उपयोग किया जाता है। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को क्या कहा जाता है? लोहेस कहा जाता है। लोहेस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था वॉन रिchthofen, उनके द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? उत्तर पश्चिमी चीन में किया गया था। लोहेस दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है? एक तो मरुस्थलीय लोहेस होती है, दूसरी कौन सी होती है आपकी? हिमनदी लोहेस होती है। लोहेस का अन्य नाम जो बेल्जियम एवं फ्रांस में इनको लिमन कहा जाता है और यूएसए में इसको एडोब कहा जाता है। किसको बोला जाता है? ये लोहेस को बोला जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। बड़े शहरों या समुदाय के शहरी परिवेश के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रूरल अर्बन फ्रिंज के नाम से इसको संदर्भित किया जाता है। चलिए देखते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज होता क्या है, इसको बताते हैं। इसमें जो बड़े शहर या समुदाय के शहरी परिवेश के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बोला जाता है रूरल अर्बन फ्रिंज। नगर की सीमा में संलग्न जो ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताओं वाली पेटी को रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं। एक तरफ तो हो गया आपका कोई अच्छा शहर हो जाएगा, दूसरी तरफ यहाँ पे एक कोई गांव हो जाएगा जो कि शहर से सटा हुआ है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये शहर की सीमा होती है, यहाँ पे गांव की सीमा होती है, तो ये शहर तथा गांव मिक्स टाइप में होता है, इसी को बोला जाता है रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है, यह एक संक्रमण पेटी होती है जिसमें नगर से दूरी बढ़ने के साथ नगरीय विशेषताएं कम तथा ग्रामीण विशेषताओं की वृद्धि होने लगती है। ये इसमें बोला गया कि यहाँ से जब शहर से दूर जाएंगे तो शहरी विशेषताएं थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी, यहाँ पर थोड़ी सी गांव की विशेषताएं भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से गांव की विशेषताएं नहीं देखने को मिलेंगी। इसी को बोला जाता है रूरल एंड अर्बन फ्रिंज। R.L. सिंह, ये R.S. नहीं है, L है, इनको देख लें। R.L. सिंह के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस तरह के जलवायु में ये आता है? ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो ये आता है आपका आर्द्र दक्षिण पूर्व में आता है। केंद्रीय और स्टाम्प की विधि में संशोधित करते हुए R.L. सिंह ने जो भारत को बांटा था 10 जलवायु प्रकारों में विभाजित किया था। इनके अनुसार झारखंड का अधिकांश जो क्षेत्र आता है वो आता है आर्द्र दक्षिण पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 15 सेंटीमीटर को 45 किलोमीटर के बराबर बताने के समान है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1:3 लाख का समान हो जाएगा। ये डिवाइड करने पर ये आंसर आपका आ जाएगा। ARC GIS या फिर GIS एक सॉफ्टवेयर है जिसे निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने विकसित किया था? तो इसको किया था आपका ESRI पर्यावरण प्रणाली अनुसंधान संस्थान ने इसको विकसित किया था। ये क्या करता है? एक एकीकृत संग्रह है जो कि स्थानिक विश्लेषण, डेटा प्रबंधन और मानचित्र के लिए मानक आधारित प्लेटफॉर्म है। क्या करता है? मानक देता है। ये किसके लिए? स्थानिक विश्लेषण करके देता है, डेटा का प्रबंधन करता है और मानचित्रण करता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2015 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे लंबी पाई जाती है? तो वो देश है आपका श्रीलंका। यहाँ पे जीवन प्रत्याशा सबसे लंबी अभी तक बताइए किसने? WHO ने। इसमें दिया गया WHO ने 2015 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। इसमें लंबी जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं, यानी कि वो जो लोग हैं वहाँ के वो अधिक साल तक जीते हैं। जैसे कि अपने यहाँ की उम्र है 69 पुरुषों की है, 72 महिलाओं की है, लेकिन वहाँ पे इससे अधिक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? पुरुषों की थी 73 और महिलाओं की थी 79। वहीं जो भारत की जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की कितनी है? 69 हो गई और महिलाओं की हो गई 72। ठीक है, क्षेत्रीय विकास के संचयी कार्यनीति सिद्धांत कुमुलेशन कॉसेशन थ्योरी ये किसने दी थी? ये दी थी आपकी गुनार मेडाल ने। इसको देख लेते हैं।
क्षेत्रीय विकास का संचयी कार्यनीति सिद्धांत या फिर कुमुलेशन कोशेशन थ्योरी आपके गुन्नार मिंडल ने विकसित किया था इसको। इन्होंने ये सिद्धांत पश्चिमी देशों के, कौन से देशों के, पश्चिमी देशों के विकास के आधार पर विकसित किया था। इनके अनुसार स्थानीय लाभ के कारण कुछ विकास केंद्र तेजी से विकसित होते हैं। क्या जो एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं, उसके कारण उन क्षेत्रों का क्या होता है, विकास काफ़ी तेजी से होता है और आसपास के स्थानों से वो संसाधन, मस्तिष्क, पूंजी, कच्चा माल आदि का उपयोग करते हैं, जिसके कारण और तेजी से उनमें विकास होता है। इस प्रकार विकास केंद्र आसपास के विकास की कीमत पर वृद्धि करते हैं, यानी कि जो विकास केंद्र होते हैं उनका निर्भर करता है किसके, कि यहाँ के आसपास का एरिया कैसा है, उसके विकास पर भी जो विकास केंद्र है वो ये निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नर्मदा जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये गलत है आपकी। ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से, ठीक है। घाघरा नदी गढ़वाल हिमालय से निकलती है, ये भी गलत है। चिनाब नदी जो लाहौल एवं स्पीति से निकलती है, ये आपकी सही है। दामोदर नदी बिहार से निकलती है, ये भी गलत है। दामोदर नदी आपकी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ये निकलती है। चिनाब नदी ये दो धाराओं में चंद्र और भागा के एक दूसरे से मिलने के बाद बनती है, जिसका नाम बोला जाता है चिनाब। इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जनपद में बाड़ालाचला दर्रे का पास में होता है। कहाँ से होता है? ये हिमाचल में होता है। बाड़ालाचला दर्रा है उसके पास से होता है। नर्मदा नदी आपकी निकलती है अमरकंटक की पश्चिमी भाग से निकलती है, जबकि जो दामोदर नदी है वो निकलती है आपके छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित मृदा श्रेणियों में अधिकतम क्षेत्र किसका है? तो ये है आपका नवीकृत या फिर इंसेप्टिसोल का है। झारखंड के अधिकतर क्षेत्र पर नवीनकृत या फिर इंसेप्टिसोल मृदा क्षेत्र श्रेणी का विकास हुआ है। इनमें इंसेप्टिसोल के अंतर्गत उन मृदाओं को सम्मिलित करते हैं, कौन कौन सी आती है, जिनमें मृदा स्थायी स्तर का विकास शीघ्रता से होता है, यानी कि जिनमें जो मृदा स्थायी स्तर बनते हैं, मृदा की लेयर बनती है वो काफ़ी शीघ्र बनती है। ये सामान्यतः नवीन मृदा होती है। कैसी होती है? नई मृदा होती है, कि जैसे निक्षेप वर्ष बनती है या फिर यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती रहती है, जिसके कारण क्या नई मृदा बनती है। वर्टिसोल जो श्रेणी की मृदा होती है उनका निर्माण मुख्यतः शुष्क एवं आर्द्र मौसम वाले उष्ण उपोष्ण सवाना जलवायु की दशाओं में होता है। जो वर्टिसोल होती है उनका विकास होता है शुष्क एवं आर्द्र मौसम वाले क्षेत्रों में या फिर उष्ण एवं उपोष्ण सवाना जलवायु के क्षेत्रों में उनका निर्माण होता है। इस कौन कौन सी ये वर्टिसोल्स में मिट्टी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी काली मृदा आ जाएगी। एंटीसोल जो मृदा है वो भी एक स्थायी स्तर विकसित नहीं होता है। एंटीसोल में क्या होता है, जो मिट्टी का स्थायी स्तर है वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि आर्द्र भूमियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके तथा तेजी से हो रहे नुकसान को सीमित किया जा सके। साथ ही आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने और पुनः स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा सके। 2023 की जो थीम थी, इसकी थीम क्या थी? वो थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। थीम याद रखिएगा, 2023 की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये इसकी 2023 की थीम थी आर्द्र भूमियों के संबंध में। नेक्स्ट, 3 क्षेत्रीय थ्योरी 3 सेक्टर थ्योरी अर्थव्यवस्था की अनुकूल प्रगति की जांच करने का विचार 3 अर्थशास्त्रियों द्वारा एक साथ विकसित किया गया था। जो इनमें से कौन नहीं था? तो इनमें से नहीं थे आपके नील्सन फुटे नहीं थे, बाकी के एलन फिशर थे, कॉलिन क्लार्क थे तथा जीन फ्रास्ते थे। नील्सन फुटे इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ये तीनों थे। चलिए देख लेते हैं। जो 3 क्षेत्रीय थ्योरी जो अर्थव्यवस्था की अनुक्रमिक प्रगति की जांच करने के लिए 3 अर्थशास्त्री थे, एलन फिशर, कॉलिन क्लार्क, जीन फ्रास्ते द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था की गतिविधि प्राथमिक से द्वितीयक पहुंचती है। जो अर्थव्यवस्था चलती है, इन्होंने बताया था कि अर्थव्यवस्था का अगर विकास होता है तो पहले प्राथमिक अर्थव्यवस्था में विकास होगा, उसके बाद में द्वितीयक से फिर वो तृतीयक में पहुंचेगा। निम्न राष्ट्रीय आय वाले देशों की राष्ट्रीय आय का मुख्य भाग क्या होता है? जिसमें निम्न राष्ट्रीय आय होती है, यानी कि कम राष्ट्रीय आय होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में उनका ज़्यादा भाग होता है। जिनमें मध्यम राष्ट्रीय आय होती है उन देश का जो क्षेत्र होता है वो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित होता है। और जिन क्षेत्रों में उच्च आय होती है, यानी कि आय अधिक होती है, उन क्षेत्रों का जो अर्थव्यवस्था है वो तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा योगदान होता है। ये इन तीनों ने कहा था, नाम याद रखेंगे, एलन फिशर, कॉलिन क्लार्क एवं
जीन फ्रॉस्ट थे। इनकी थ्योरी थी 3 क्षेत्रीय थ्योरी। चलिए और देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस में इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इलायची सबसे ज़्यादा आपको केरल में पाई जाएगी। भारत में इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है, जो इलायची के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना है, 58.64% है। इलायची उत्पादन में भारत के शीर्ष 5 राज्यों का घटता हुआ क्रम कौन कौन सा है? शीर्ष 5 राज्य देख लेते हैं। केरल फर्स्ट पर आ जाएगा, सेकंड पर सिक्किम आ जाएगा, थर्ड पर आपका आ जाएगा नागालैंड, फोर्थ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, वहीं 5 पर आ जाएगा कर्नाटक। आंध्र प्रदेश का अभ्रक उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। जो आंध्र प्रदेश है, अभ्रक के उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वित्ती जो सीधे एक द्वीप या महाद्वीप के किनारे से जुड़ी होती है उसको बोला जाता है क्या? तटीय वित्ती। ये कैसी है? कोरल रीफ बोला जाता है इनको, तटीय वित्ती। इस तरह से एक महाद्वीप के किनारों पर बन जाती है। एक वित्ती जो सीधे एक द्वीप या महाद्वीप के किनारे से जुड़ी होती है उसे बोला जाता है तटीय वित्ती। जो सागरीय तट से कुछ दूर किंतु समानांतर वृत्ताकार प्रवाल के जो घेरती है उसको बोला जाता है अवरोधक प्रवाल वित्ती। और घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल वित्ती को बोला जाता है क्या? एटॉल बोला जाता है। ठीक है, प्रवाल वित्तियों की जो उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, अवतलन सिद्धांत। ये दिया था किन्होंने? डार्विन ने दिया था। कार्टोसैट उपग्रह चित्र, जो कार्टोसैट फर्स्ट है उपग्रह चित्रों का स्पेशल रिजोल्यूशन आकाशीय दृढ़ता क्या है? तो वो है इसकी 2.5 मीटर। ये क्या है? कार्टोसैट जो वन है उपग्रह क्षेत्रों का स्पेशल रिजोल्यूशन आकाशीय दृढ़ता 2.5 मीटर है। कार्टोसैट वन भारत का कैसा है? पहला ऐसा सैटेलाइट है जो इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेज प्रदान करने में सक्षम है। कैसा? इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेज प्रदान करने में ये सक्षम है। इसे इसरो द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया था, जिससे PSLV C6 के माध्यम से सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली आदि की निगरानी इसमें शामिल होती है। तो ठीक है, ये हो गया आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आगे हम कल करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, और जहाँ भी हो पाए, जिस ग्रुप में भी होगा वहाँ पे इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।